स्वागत है आपका जी बिहार झारखंड। आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे उम्मीदों के बजट को लेकर। जी हां, 31 जनवरी से संसद का जो बजट सत्र है शुरू हो रहा है। उसी दिन संसद में आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया जाएगा, जिसके बाद 1 फरवरी को वित्त वर्ष 2022-23 के लिए आम बजट पेश होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगे। इस बजट से लोगों को काफी उम्मीदें हैं। खासतौर पर उद्योग जगत के उद्योगपतियों ने इस बजट से काफी उम्मीद लगा रखी है। कोरोना काल में हुए नुकसान, बिहार के पिछड़ेपन को लेकर जी मीडिया संवाददाता आशुतोष चंद्रा ने उद्योग जगत के एक्सपर्ट से खास बातचीत की। आम बजट का वक्त आ चुका है और लोगों को इस बजट से काफ़ी उम्मीदें हैं। कोरोना काल में लोगों ने काफ़ी नुकसान सहा है और इस बजट में ये उम्मीद है कि कुछ बेहतर होगा। और हमारे साथ बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं और आपको तस्वीर हम दिखाना चाहेंगे। बिहार की इंडस्ट्री से जुड़े तमाम बड़े चेहरे हैं और उन चेहरों के साथ हम विमर्श करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार और बेहतर क्या हो सकता है बिहार के लिए। क्योंकि इंडस्ट्री की नज़रें इस बजट पर टिकी हुई हैं और हर बार नज़रें टिकी होती हैं, लेकिन चूँकि नुकसान भी पिछले अगर 20-21 की बात करें तो बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री को उठाना पड़ा है और इस बार कुछ बेहतर संकेत आ सकते हैं। क्योंकि कोरोना काल था इस बार, लेकिन लोगों ने राहत की सांस ली है। 2021 की बात करें, 20 की बात करें, वैसी बंदी इस बार नहीं रही, तो ये राहत की बात है। हमारे साथ BIA के प्रेसिडेंट हैं अरुण अग्रवाल जी। सबसे पहले उनसे जानना शुरू करते हैं। सर, ये बताएंगे कि आम बजट आने वाला है, क्या उम्मीदें हैं? देखिए, हम लोग को तो बहुत उम्मीद है, क्योंकि बिहार एक बहुत ही पिछड़ा राज्य है। यहाँ की पर कैपिटा इनकम 45,000 है, नेशनल एवरेज 1,35,000 है। तो ये गैप को पूरा करने के लिए हम लोगों ने सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों से रिक्वेस्ट किया है कि स्पेशल फंड, स्पेशल पैकेज यहाँ पर दिया जाए। हमारे साथ एक्स प्रेसिडेंट है, फॉर्मर प्रेसिडेंट है रामलाल खेतान जी। रामलाल खेतान जी, जो कोरोना काल का पीरियड था आप लोगों ने देखा है और बहुत परेशानियाँ आप लोगों ने झेली हैं, इस बार क्या बजट से उम्मीदें नज़र आती हैं? देखिए, इस कोरोना काल में किसी भी व्यक्ति का कोरोना से संबंधित जो भी खर्च हुआ हो उस पर पूरी तरह से छूट मिलनी चाहिए। और जो नीति आयोग ने भी ये कहा है कि बिहार जो है सबसे पिछड़ा राज्य है, तो ये बातें हम बहुत दिनों से सुन रहे हैं कि बिहार पिछड़ा है। तो पिछड़ा आगे कैसे आए? पिछड़े को आगे लाने के लिए जब तक उसको कुछ आप कोरामाइसिन नहीं देंगे, अन्न से ज़्यादा उसको नहीं भोजन कराएंगे, वो कैसे पहलवान बनेगा? तो यहाँ अलग से इंसेंटिव देने की ज़रूरत है, तभी ये पिछड़ा से आगे आएगा। और जब इसको स्पेशल पैकेज या स्पेशल कैटेगरी, ये जो कहता है कि मापदंड नहीं है देने का, ये तो कानून राजनीतिक रवैया है। जिसको देना होता है उसके लिए 20 होता है रास्ता। आप बोलते हैं कि हम इस चुनाव में ये छोड़ देंगे, वो छोड़ देंगे, कैसे छोड़ते हैं आप? तो उसी तरह से बिहार को स्पेशल पैकेज मिले, स्पेशल कैटेगरी मिले, जब तक वो नहीं होगा यहाँ का सुधार नहीं हो पाएगा। पिछले 2 बार का भी बजट लोगों ने देखा है, मेरे ख्याल से सेटिस्फैक्ट्री नहीं था। जितनी उम्मीदें थी बिहार को उतनी मिल नहीं पाई थी। इस बार क्या उम्मीद है? मैं भी अपने अध्यक्ष महोदय की बात को ही रिपीट करूंगा कि बिहार को स्पेशल पैकेज मिलना चाहिए। ये फिस्कल इंसेंटिव के रूप में भी हो सकता है या इंडस्ट्री को यहाँ पे विशेष बढ़ावा देके भी हो सकता है। क्योंकि देखिए, जब तक इंडस्ट्री यहाँ पे नहीं आएंगी तब तक तो रोजगार यहाँ बढ़ नहीं सकता है या पर कैपिटा इनकम का सुधार हो नहीं सकता है। एक बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि MSME को विशेष छूट मिलनी चाहिए, क्योंकि कोरोना काल में MSME ने विशेष दर्द सहा है, विशेष उनको सफरिंग हुआ है। तो छूट एक तो बैंकों के फंड में और जो क्या क्या इंटरप्रेन्योर्स को छूट हो सकती है वो देखना पड़ेगा। कोरोना काल में जो इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगा उसमें क्या छूट सकती है वो देखना पड़ेगा। इस तरह की बहुत सी बातें जो बिहार के संदर्भ में की जा सकती हैं। तीसरी बात, चूँकि मैं पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, एक बात मैं बोलना चाहता हूँ कि जो फेसलेस अपील का ये जो शुरू हुआ है 2 साल पहले, इससे लोगों को, व्यवसायियों को और करदाताओं को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही है। तो इसको तुरंत वापस लेना चाहिए। फेसलेस आकलन तक ठीक है, लेकिन आकलन के ऊपर की जो प्रक्रिया है वो फेसलेस नहीं होनी चाहिए। हमारे साथ KPS केसरी सर हैं, उनसे भी जान लेते हैं, फॉर्मर प्रेसिडेंट। सर, एक चीज़ जानना चाहेंगे कि इस बार उम्मीदें कुछ ज़्यादा हैं? मेरी मान्यता है कि ये नेशनल बजट जब भी होता है उसके लिए किसी एक खास राज्य के लिए किसी खास व्यवस्था की जानी संभव नहीं है, ऐसा मैं मानता हूँ। लेकिन संविधान में एक प्रोविज़न है, वो प्रोविज़न ये है कि जो पिछड़ा हुआ राज्य है, इम्बैलेंस, रीजनल इम्बैलेंस को मीट करने का संविधान में प्रोविज़न है। उस प्रोविज़न को लगाते हुए जितने पिछड़े राज्य हैं वो एक सीमा रेखा खींची जा सकती है कि इससे नीचे जितने राज्य हैं उनको ये बेनिफिट हम देंगे।
तो उसमें बिहार निश्चित तौर पे आ जाएगा, क्योंकि हम सबसे करीब सबसे नीचे हैं सारे मापदंडों में। तो ये इसकी संभावना हो सकती है, और देश को भी आगे बढ़ने के लिए ये आवश्यक है कि 9% जो हमारी जनसंख्या है, उस 9% जनसंख्या को सही रूप में सही जगह पे पहुंचाया जाए। तो फॉर्मर क्रेडाई के चेयरमैन हैं नरेंद्र जी। नरेंद्र जी, एक चीज़ जानना चाहेंगे कि हाउसिंग सेक्टर को लेकर के चूँकि आप जुड़े रहे हैं, काफ़ी काम किया है, आपको लगता है कि इस बार कुछ बेहतर होगा? हम लोग ने डिमांड भी रखा है कि जो अफोर्डेबल हाउसिंग का लिमिट है उसको बढ़ाया जाए, साथ साथ जो हाउसिंग से संबंधित जो इंटरेस्ट पार्ट में जो बेनिफिट मिलता है उस लिमिट को बढ़ाया जाए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लोग अपने घर के लिए करें। सरकार का एक मोटिव भी है कि सबको अपना घर हो, और इससे इंडस्ट्री को भी फ़ायदा हो। ये दो बेनिफिट अगर दिया जाए तो इससे सारे इंडस्ट्री को फ़ायदा होगा, और हम लोग के भी इंडस्ट्री के लिए ये फ़ायदामंद होगा। दूसरा है बिहार के लिए, खासकर टूरिज्म सेक्टर के लिए हम लोग चाह रहे थे कि कुछ डेवलपमेंट हो। तो इंडस्ट्री की बात हो रही थी, और भी बहुत सारे लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। सर, ये जानना चाहेंगे कि इस बार क्या उम्मीदें लग रही हैं? कुछ कोरोना से हम लोग थोड़ा बाहर निकले ज़रूर हैं, थोड़ी सी राहत इस बार है, और क्या राहत की उम्मीद है? देखिए, उम्मीदें तो माने अथाह है, लेकिन उसमें भी सीमित रह के, जैसे हमारे पूर्व अध्यक्ष केपीएस केसरी सर ने कहा कि देखिए, रीजनल इम्बैलेंस को ख़त्म करने की आवश्यकता बहुत ज़्यादा है। उसमें हम चाहते हैं, माने हमारा अपना सोच है कि भारत सरकार तक ये बात पहुँचे कि ऑल बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स में स्पेशल पैकेज और स्पेशल स्टेटस दोनों चीज़ लाया जा सकता है सारे हिंदुस्तान में। तब इसमें रीजनल इम्बैलेंस जो है वो काफ़ी हद तक कम होगा। विशेष राज्य का दर्जा तो मिलना ही मिलना चाहिए। अगर सपोज कि गवर्नमेंट बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं देती है, तो कम से कम इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए जीएसटी का क्षतिपूर्ति करे, इनकम टैक्स में छूट दें, तो कम से कम इसी बहाने कुछ इंडस्ट्री आएगी तो यहाँ के लोगों को डेवलपमेंट भी होगा, लोगों को रोज़गार भी मिलेगा, और हमारा बिहार जो है समृद्ध भी होगा। तो प्रयास भी और उम्मीद भी है कि सरकार इस पर कुछ न कुछ करेगी, खासतौर से बिहार के लिए, जो बिहार की परिस्थितियों को देखते हुए जिस तरह की कोसी क्षेत्र पूरी तरह से इफेक्टेड रहता है बाढ़ से, और ये आज से नहीं सदियों से होते आ रहा है, और अभी भी सिचुएशन सेम के सेम बना हुआ है, बहुत कुछ होने के बावजूद भी। तो उम्मीद तो है कि सरकार इस पर कुछ न कुछ करेगी, और इंडस्ट्री उम्मीद है केंद्र से, और जो यहाँ इंडस्ट्री से जुड़े जो बड़े दिग्गज हैं उनका भी यही कहना है कि केंद्र की तरफ नज़रें हैं, निगाहें हैं। कोरोना काल के बाद बहुत परिस्थितियां बदली थी, लोगों को नुकसान हुआ है, इंडस्ट्री को नुकसान हुआ है, कुछ बेहतर होने की उम्मीद है। और मुझे लगता है कि इस बार की जो परिस्थितियां बनी हैं, तीसरे वेव में जिस तरह से लोग डरे हुए थे, थोड़ी सी राहत ज़रूर मिली है, क्योंकि पाबंदियां बहुत हद तक कम हुई हैं। लेकिन राहत और कैसे मिल सकती है, ये तो वित्त मंत्री ही बताएंगी, और सबकी निगाहें टिकी हुई हैं कि आखिर बिहार को किस तरह का सौगात आम बजट में मिल पाता है। कहना पसंद सहनवाज के साथ आशुतोष चंद्र, जी मीडिया, पटना। बिहार में व्यवसाय जगत को भी बजट से काफी उम्मीदें हैं, चाहे टैक्स स्लैब का मामला हो या फिर जीएसटी की गड़बड़ी दूर करने का मामला। व्यापारियों को सरकार से काफी उम्मीदें हैं। चैंबर ऑफ कॉमर्स ने बिहार को विशेष दर्जा देने की मांग कर दी है। एक्सपर्ट्स ने इसके पीछे तमाम पहलुओं के साथ देश की वित्त मंत्री का ध्यान भी खींचा है। जी मीडिया संवाददाता आशुतोष चंद्रा ने बिहार के जाने माने व्यवसायियों से आम बजट को लेकर उनकी राय जानने की कोशिश की। बात आम बजट की हो रही है, बात आम लोगों की हो रही है, बात खास लोगों की हो रही है, बात इंडस्ट्री की हो रही है, बात रोजी रोजगार की हो रही है। सबकी निगाहें टिकी हैं देश के केंद्रीय वित्त मंत्री पर। लेकिन हम फिर एक्सपर्ट के बीच में आए हैं और एक्सपर्ट से जानेंगे कि आखिर क्या होना चाहिए। हम चैम्बर ऑफ कॉमर्स में पहुंचे हैं और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री के साथ खुद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट मौजूद थे, फोटो भी है और स्वाभाविक तौर पर इंटरेक्शन भी हुआ होगा। और ये भी एक बड़ा सवाल है कि बिहार कैसे आगे जाएगा, बिहार को क्या चाहिए, और जो पिछली बजट में जो चर्चाएं हुई थी, क्या उस बजट से संतुष्ट हैं एक्सपर्ट। अग्रवाल साहब, फिर से बजट आ रहा है, आप लोग हर बार डिस्कशन करते हैं, विशेष तौर पर आप लोग देखते भी हैं टेलीविज़न में बजट को, तो क्या इस बार क्या उम्मीदें, क्या अलग होना चाहिए? देखिए, परिस्थिति ये है, पूरे हिंदुस्तान में जो ईस्टर्न इंडिया है, चाहे वो उड़ीसा हो, बिहार हो, बंगाल हो, नॉर्थ ईस्ट हो, उसकी हालत
इकोनॉमिकली हो, इंडस्ट्रियली हो, ट्रेड का हो, अच्छा नहीं है। आज के दिन इस स्टेट की ये स्थिति है, कोई भी लार्ज इंडस्ट्रीज जिसे हम कह सकते हैं बिग इंडस्ट्रीज यहाँ नहीं है। न बोकारो है, न जमशेदपुर है, न HEC है। इसलिए यहाँ को उठाने के लिए जिस तरीके से इंडिया गवर्नमेंट ने हिल स्टेट्स को एक स्पेशल स्टेटस दिया, उसी तरीके से कुछ ना कुछ स्पेशल देना होगा। सवाल ये उठता है कि अब आप कहेंगे कि साहब हम स्पेशल स्टेटस की पॉलिसी को हम लोग अब नहीं लागू करने वाले हैं, तो आप स्पेशल पैकेज दीजिए। स्पेशल पैकेज में वही इंसेंटिव दीजिए, वही हेल्प दीजिए जो कि स्पेशल स्टेटस में था। बिहार जैसे पिछड़े राज्य, खासकर झारखंड कट जाने के बाद और पिछड़ा हो गया, सारे इंडस्ट्रीज झारखंड में चले गए, तो इनको उभारने के लिए, इनको धरातल पे लाने के लिए स्पेशल राज्य का स्टेटस ना मिले तो स्पेशल पैकेज मिले, कोई भी आर्थिक सपोर्ट मिले जिससे ऐसे राज्य उभर सके। एक तरफ स्पेशल पैकेज और एग्रीकल्चर के लिए कुछ लाना तो ऑटोमेटिकली हमारे लिए वो स्पेशल पैकेज का कुछ आंशिक काम करेगा। ये MSME का जो स्टेक है पूरे इंडिया में वो 68% का है GDP में, और MSME में सर्विस सेक्टर को बिल्कुल ही प्रायोरिटी नहीं दिया जाता है। जैसे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 358 आइटम्स रिजर्व्ड है, उसी तरह सर्विस सेक्टर के भी आइटम को रिजर्व करना होगा सर्विस सेक्टर को प्रमोशंस के लिए। और जहाँ तक IT, बिहार में IT का ग्रोथ की बात है, एक ये TCS आई यहाँ पे, लेकिन वो भी सिंबॉलिक तौर पे आई। तो इस तरह का कुछ जो बड़े बड़े IT कंपनी हैं यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर ग्रोथ होगा, ईस्टर्न इंडिया का ग्रोथ होगा। ये तो बहुत ज़रूरी है समझना कि लिक्विडिटी के बिना मार्केट सर्वाइव नहीं करेगा। कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को मनी जो है मार्केट में इन्फ्यूज करना ही पड़ेगा, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर के तौर पे करें, चाहे वो लोन फंडिंग के थ्रू करें, चाहे वो एसेट मोनेटाइजेशन के करें या डिसइन्वेस्टमेंट के थ्रू करें। फंड्स तो चाहिए ही चाहिए। 2021 की बात करें तो आपको याद होगा कि उस वक्त सारा बजट का फोकस जो था वो हेल्थ सेक्टर पर चला गया। अब चूंकि ये माना जा रहा है कि लोग अब कोरोना से बाहर उबर रहे हैं, तो किन चीज़ों पर ध्यान देने की आवश्यकता है? देखिए, एक बहुत बड़ा सेक्टर है जिसको हम लोग अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर बोलते हैं। ऑलमोस्ट 32-33% का इसका रोल है GDP पे, और इस पर कम्प्लीटली सरकार की कोई ध्यान नहीं है। और आम जनता मैक्सिमम लोग, चाहे छोटे जितने बिजनेसमैन हैं, चाहे वो ठेला वाले हों, छोटे दुकानदार हों, गैरेज वाले हों, बहुत सारे इस तरीके हैं। और उनको ख़ास करके नोटबंदी के बाद, 2016 की नोटबंदी के बाद सबसे ज़्यादा मार उन लोगों को पड़ी है। तो इस पर तो ज़रूर ध्यान देना चाहिए, कोई ध्यान नहीं देते हैं। दूसरा एक और मेरा पर्सनल सुझाव है कि यूज़र फ्रेंडली इनकम टैक्स के साइट को होना चाहिए, जो ये एक बहुत बड़ा यहाँ इंडिया के लिए खास करके जहाँ पे बहुत अनपढ़ लोग हैं उनके लिए मैं कहना चाहूँगा। और तीसरा एक और मैं गवर्नमेंट से कहता हूँ कि पेंशनरों का पेंशन कम से कम टैक्स फ्री होना चाहिए। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के कारण बहुत से सेक्टर को रोज़गार मिलेगा और उसमें काम बिजनेस इंडस्ट्री बढ़ेगी और इकोनॉमी को इससे बहुत लाभ होगा। मेरा विचार है कि ये हाउस लोन पर जो इंटरेस्ट का रेट जो है, ये छूट है 2 लाख है, उसे 5 लाख तक किया जाना चाहिए। एक है एडुकेशन इज़ द मोस्ट नेग्लेक्टेड सेक्टर आज के दिन में। इसमें आप अगर देखिएगा तो सेंट्रल बजट में इसका 2% भी ऑफ द टोटल GDP इज़ नॉट इन्वेस्टेड इन इट। उसका चलते हम लोगों का जो आज हम लोग बोलते हैं दैट वी आर वेरी, हम लोग रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को हम लोग इंटेलेक्चुअल कैपिटल दे रहे हैं, वो लेकिन अब रहेगा नहीं अगर अभी से हम लोग एजुकेशन सेक्टर को नहीं संभालें। स्पेशल पैकेज भी अगर उस इक्विवेलेंट उसको अगर बिहार को दिया जाए तो उससे भी बहुत समस्या का निदान हो सकता है। एक चीज़ हमारा ये था कि अटल बिहारी वाजपेयी जी का एक बहुत ही ये सपना, उनका विजन था इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर, इंटरलिंकिंग रिवर का करने का, उससे भी बहुत सा फ़ायदा होगा। दूसरा, बाढ़ की समस्या से निजात मिल जाएगी। बाढ़ की समस्या जो बिहार हर साल झेलता है, उत्तर बिहार खासकर सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है। एक ही अनुरोध है भारत सरकार से कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए बिहार में वो ये करें कि जो भी SME सेक्टर आता है और जितना एम्प्लॉयमेंट देता है पर एम्प्लॉई, वो कम से कम 2 लाख रुपए का उस यूनिट को इनकम टैक्स में छूट दे।
हम उम्मीद करते हैं कि लोग यहाँ पर आवेंगे काफ़ी और यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी होगा, स्टेट का डेवलपमेंट भी होगा। तो आपने सुना कि जो एक्सपर्ट हैं सारे एक्सपर्ट्स हैं और एक्सपर्ट्स की राय है, ये साधारण लोगों की राय नहीं है। और स्वाभाविक तौर पर बिहार को बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं और इन उम्मीदों पर केंद्र सरकार क्या देती है वो तो देखने वाली बात रहेगी। लेकिन अगर इन उम्मीदों पर अगर राहत की मरहम लगती है तो स्वाभाविक तौर पर बिहार बहुत अच्छा कर सकता है, बहुत आगे जा सकता है। और बिहार अभी आगे बढ़ रहा है, इसे हौसले की ज़रूरत है और हौसला कैसे मिलेगा सारे एक्सपर्ट्स ने बताया है। और उम्मीद की जा सकती है कि आने वाले समय में बिहार के लिए कुछ अच्छे फैसले होंगे। कैमरा पर्सन शाहनवाज के साथ आशुतोष चंद्र, जी मीडिया, पटना। कई राज्यों में हो रहे चुनाव से ठीक पहले आ रहे बजट के चलते लोगों को विशेष राहत की उम्मीद बंधी हुई है। लोगों का मानना है कि चुनाव में मतदाताओं के रिझाने के लिए केंद्र सरकार इस बार विशेष लोक लुभावन बजट लेकर आएगी। दूसरी ओर कोरोना के चलते दम तोड़ रहे ट्रांसपोर्ट व्यवसायियों को इस बजट से काफी उम्मीदें बंधी हुई है। व्यवसायियों को उम्मीद है कि ट्रांसपोर्ट सेक्टर में कई तरह के टैक्स में छूट मिल सकती है। साथ ही व्यवसाय और उद्योग धंधे को विभिन्न तरह के टैक्स में छूट दिए जाने की भी उम्मीद है। चूंकि कोरोना काल में व्यवसाय चौतरफा रूप से प्रभावित हुआ, नए बजट को लेकर बिल्डर्स भी राहत की उम्मीद में हैं। तो जहां तक व्यवसायिक वर्ग का सवाल है कि व्यवसायी वर्ग ही नहीं बल्कि आम जन भी इस बजट को लेकर के काफ़ी आशान्वित है कि इनकम टैक्स में छूट की सीमा को निश्चित रूप से सरकार बढ़ाएगी। सामने चुनाव भी है और पिछले कई वर्षों से हम उम्मीद लगाए बैठे हैं कि इनकम टैक्स में रिबेट की सीमा को बढ़ाया जाएगा। हम उम्मीद करते हैं कि इस बजट में निश्चित रूप से हमारी सरकार जो है इस पर विचार करके आयकर की छूट की सीमा को बढ़ाएगी। काफ़ी उम्मीदें हैं, हमारी सारी निगाहें बजट पे ही है। पिछले 2 साल से कोरोना में ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री की कमर टूट चुकी है। जितने भी ट्रांसपोर्ट उद्योग से जुड़े हुए लोग हैं, किसी के पास आज के डेट में अपने व्यवसाय को सुचारू रूप से चलाने के लिए पर्याप्त धन नहीं है। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं, सारे जो रॉ मटेरियल है, हमारा टायर हो, डीजल हो, टैक्स हो, सब बढ़ रहा है। लेकिन और हमारी स्थिति आमदनी कुछ नहीं है, खर्चा में तो कोई कमी होना नहीं है। ये इकलौता ऐसा उद्योग है जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर को इतना बड़ा रोजगार देता है और इसके बारे में अभी तक केंद्र सरकार ने कोई बढ़िया निर्णय नहीं लिया है। हालांकि वो सारे और उद्योगों में पूरी तरह से ध्यान दे के बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। हमारे इस सेक्टर को मुझे लगता है कि एक खास तवज्जो दे के इसको उठाने का काम करना चाहिए। हम उम्मीद करते हैं कि ये सरकार इस बार हमारे उद्योग की तरफ जरूर देखेगी। व्यवसाय के हित में कुछ जो नए छूट हैं और नए प्रावधान है वो लाए जाएंगे। छूट की उम्मीद है कि उद्योगों पर इसका बहुत ज़्यादा असर पड़ा है, व्यवसाय पर भी पड़ा है। तो जो खास करके आपका जीएसटी है, इनकम टैक्स है या जो भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं जितने भी, उसके विषय में सरकार कुछ अवश्य प्लान कर रही होगी और कुछ डिफरमेंट का लाभ हम लोगों को मिलेगा। अभी बजट आने वाला है तो खास करके कोविड में देखा जाए ऐसे तो जितने भी बिजनेसमैन हैं सभी लोग परेशान हैं, लेकिन बिल्डर की स्थिति इसमें बड़ी ही दयनीय हो गई है। तो हम लोग सरकार से ही एक उम्मीद लगा के आस लगा के बैठे हैं कि कोरोना काल को देखते हुए बिल्डिंग से रिलेटेड मटेरियल का रेट में कुछ कटौती किया जाए। तो हम लोग वही उम्मीद में बैठे हैं कि अगर बिल्डिंग मटेरियल का अगर कुछ रेट में गिरावट आता है तो जिससे हम लोग भी अपने फ्लैट का रेट कुछ कम करेंगे तो हो सके मार्केट कुछ बूम करे कोरोना काल के बाद। ऐसे हम लोग की बहुत अभी आर्थिक स्थिति कोरोना काल के बाद खराब हो गई है और सरकार से बहुत उम्मीद है कि इस बार के बजट में खास करके बिल्डरों की स्थिति को देखते हुए कुछ ना कुछ अच्छा काम किया जाएगा, कुछ ना कुछ टैक्स में गिरावट किया जाएगा, जीएसटी में गिरावट किया जाएगा। ये उम्मीद लगाकर हम लोग बैठे। टैक्स बढ़ गया, गाड़ी की कीमतें बढ़ गई, डीजल का दाम बढ़ गया, डीजल दूना हो गया। हम लोग की स्थिति बहुत ही खराब है। बिल्कुल ही ये व्यवसाय चौपट हो चुका है। परिवहन उद्योग पर जब तक सरकार ध्यान नहीं देगा, ये देश के कम से कम 1/4 आबादी को फीड करता है। परिवहन उद्योग से जो भी जुड़े हुए हैं, ट्रक ओनर हो, बस ओनर हो या छोटी गाड़ी वाले भी जो
व्यवसायी हैं उन लोग को भी कुछ न कुछ सहयोग सरकार से मिलनी चाहिए। तो सभी इस बजट से लगातार उम्मीदें लगाए बैठे हैं, लेकिन देखना लाजमी है कि 1 फरवरी को जब बजट पेश होगा तो लोगों की उम्मीदें कितनी पूरी होती है। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।